यहीं से शुरू करना है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लास्ट लेक्चर में हमने सारे पिगमेंट्स देखे थे, ठीक है। तो अब आज देखेंगे अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। चलो यहाँ देखो, अब नाम से क्या पता चल रहा है आपको, क्या देख रहे हैं आप, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना। ध्यान से समझो ये होता क्या है। इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय वेरियस पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड्स, है ना। आप जानते हो कि हर पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है ना। उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना। तो हर पिगमेंट आपका अलग अलग पिगमेंट है, वो अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और उसी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा एब्जॉर्प्शन का, डेट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इसमें देखो, इस एक्सपेरिमेंट को करके किसने दिखाया था, TW एंगलमैन ने, है ना। ही डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। दो स्पेक्ट्रम अपन पढ़ेंगे, है ना। एक आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा आपका एक्शन स्पेक्ट्रम, है ना। एब्जॉर्प्शन मतलब कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब किया है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब किस वेवलेंथ ऑफ लाइट में सबसे बेहतरीन क्या हो रहा है आपका, फोटोसिंथेसिस, है ना। एक्शन मतलब क्या होता है कि काम, किस वेवलेंथ पे सबसे बेहतरीन क्या चल रहा है आपका, फोटोसिंथेसिस। उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा दैट इज कॉल्ड एक्शन, और एब्जॉर्प्शन का जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना। ही डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग अ प्रिज्म। ही स्प्लिट सनलाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स। इन्होंने भी क्या किया, प्रिज्म लिया, व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया किसमें, वेव के ओर में, एंड देन एल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गी, उसका नाम क्या आपका, क्लैडोफोरा, प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 एवोल्यूशन, जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ये पूरा का पूरा आप कॉन्सेप्ट याद है ना। क्लैडोफोरा का यूज किया था, और हमने चेक किया था कि किस जगह पे सबसे ज्यादा क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन, है ना। किस जगह पे सबसे ज्यादा निकल रहा था, रेड एंड ब्लू, है ना। मतलब ये हो गया कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा कहाँ पे दिखेगा, रेड लाइट एंड ब्लू लाइट में, ठीक है। ये वाला एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हम क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, व्हाइट लाइट है, इसको इन्होंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद क्या ले लिया, क्लैडोफोरा ले लिया, और क्लैडोफोरा के साथ क्या यहाँ पे अब बैक्टीरिया भी है। आपको देखने में आया ये पूरा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, जब स्प्लिट हुआ तो देखो तो ये पूरा है ना 7 कलर, लेकिन दो जगह पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया आपको डिपॉजिट दिखाई दे रहा है, दिख रहा है दोनों एंड पे, एक यहाँ पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया दिख रहा है आपको, और एक यहाँ पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया दिख रहा है कि नहीं, बोलो। इसका मतलब क्या है, इस रीजन में और इस रीजन में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा। अब मैं बोलता हूँ कि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, मतलब क्या है, ऑक्सीजन किस प्रोसेस में निकलता है, फोटोसिंथेसिस में, है ना। तो इन दो जगहों पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा बाहर आपका निकल रहा है, और ये दोनों वेवलेंथ कौन सा दिख रहा है आपको, एक है 400 नैनोमीटर, एक कौन सा आपका 6 से 700 दिख रहा है ना आपको। मतलब ये किसका है, रेड एंड ब्लू लाइट का, क्लियर है। ऑब्जर्वेशन क्या किया इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बाद, बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। स्प्लिट मतलब 7 कलर में बट गया था, उस 7 में से बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कहाँ दिखा, रेड एंड ब्लू रीजन में, ठीक है। इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड टी। अब देखोगे ये एक्शन स्पेक्ट्रा है, एक्शन मतलब कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है आपका, ए और मतलब यहाँ पे रेड एंड ब्लू में। एक्शन मतलब क्या, यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस को करके दिखवा रहे हैं, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा है, रेड एंड ब्लू रीजन में। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम, क्या बोलेंगे, एक्शन। एक्शन क्यों, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में किसका इवोल्यूशन हो रहा है, ऑक्सीजन का। मतलब यहाँ पे इस वेवलेंथ में, रेड एंड ब्लू वेवलेंथ में सबसे बेहतरीन क्या हो रहा है आपका, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो इसको बोलेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। तो पूछेगा एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था, तो क्या बोलोगे, TW एंगलमैन ने, ठीक है। किस ग्रीन एल्गी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लाडोफोरा, ठीक है। अब जब इस एक्शन स्पेक्ट्रम को देखा गया तो ये किससे मिलता जुलता था, क्लोरोफिल ए और बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। अभी बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। एनसीईआरटी की बुक है सबके पास, निकालो तो एनसीईआरटी की बुक जरा, बताओ आपको।
इसमें अच्छे से आपका दिया हुआ है एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये देखो यहाँ लगा ही दिया है मैंने, रुक जाओ। यहाँ देखो आप, आपको ऊपर वाला दिख रहा है आपको, है ना? ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में निकालो, एनसीईआरटी में भी आपके दिया हुआ है ना। आप देख सकते हो एनसीईआरटी में क्लोरोफिल ए, पी और कैरोटीनॉइड्स तीनों का दिया हुआ है, दिख रहा है? ये दो, एक बुक दो इधर। आपको आपके बुक में सबसे पहला जो देखो क्या दिया हुआ है, जो सबसे पहला वाला आपको दिया हुआ है दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या है आपका? एब्जॉर्प्शन। सेकेंड जो दिया हुआ आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है, वही वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ। और थर्ड जो दिखा रहा है आपको क्या दिखा रहा है, दोनों का कंपैरिजन। पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सेकेंड वन इज, ये फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन, सेकेंड वन इज एक्शन, और तीसरे में दोनों का क्या है? कंपैरिजन है, एक्शन और एब्जॉर्प्शन का। अब ढंग से देखो, पहले वाले ग्राफ को देखो आप। पहले ग्राफ में देखो तो क्लोरोफिल ए का देखो पहले आप। क्लोरोफिल ए दो रीजन में पिक पकड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको? दो रीजन में पिक मतलब ऐसे आपको दिख रहा है ना, ये देखो ना, यहाँ देखो। क्लोरोफिल ए का देखोगे तो एक इधर है और एक इधर है, दिख रहा है यहाँ पे। मतलब ये दो रीजन में ऊपर जा रहा है। ये कौन सा रीजन है? रेड एंड ब्लू लाइट का। कौन सा? रेड एंड ब्लू। ठीक है। क्लोरोफिल बी का देखो, एक जगह पे बहुत ऊपर है। कौन? क्लोरोफिल बी। लेकिन बाकी जगह पे पूरा क्या हो गया है? नीचे हो गया। बात समझ में आ रही है? और कैरोटीनॉइड का आपको दिख ही रहा है, तो देखो आप कैरोटीनॉइड का भी देखो, एक जगह पे ऊपर जम मारा हुआ है, लेकिन उसके बाद सीधे जमीन पकड़ लिया, दिख रहा है आपको? क्लोरोफिल बी में भी आप यही देख रहे हो। क्लोरोफिल ए में तो आपको इसमें ग्राफ में देखो क्या लग रहा होगा कि सर क्लोरोफिल बी ज़्यादा अच्छा नहीं है क्लोरोफिल ए से? नहीं, क्लोरोफिल बी का एक जगह बहुत ऊपर है ना? लेकिन बाकी जगह पे क्या है? नीचे है। अब आप इससे ऐसे सोचो, मान लो कि दो ट्रक है आपके पास, कितने? दो। दोनों की कैपेसिटी है 500 क्विंटल कैरी करने का। कितना? 500 क्विंटल। इन टोटल कितना कैरी करेगा वो? 1000, है ना? आपके पास एक ट्रक है जो लार्ज है, लेकिन वो कैरी कर सकता है 700 क्विंटल। कितना? 7। तो ज़्यादा इफेक्टिव दो ट्रक हो गया कि एक हो गया? दो हो गया ना। एग्जैक्टली क्लोरोफिल ए में दो दो जगह पे पिक आपको दिख रहा है, रेड और ब्लू में, इसलिए क्लोरोफिल बी से क्या है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। आ रही बात समझ? ठीक है। तो पहला वाला क्या दिख रहा है आपको? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब कि यह दिखा रहा है कि क्लोरोफिल ए किस किस वेवलेंथ में कैसे कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो रेड में ऊपर चला गया, बाकी में नीचे है, फिर से ब्लू में क्या हो गया? ऊपर चला गया। मतलब क्लोरोफिल ए सबसे बेहतरीन कहाँ पे आपका करता है एब्जॉर्प्शन? ए एंड, सॉरी, क्लोरोफिल कहाँ करता है? रेड एंड ब्लू में। टी का भी इसी तरह दिखा रहा है कि सब वेवलेंथ में कैसे करता है, और कैरोटीनॉइड का भी। तो ये लाइट का एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में दिखा रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिफरेंट वेवलेंथ पे, है ना? रेट मतलब क्या हो गया? अगर हम बोल रहे हैं कि कहीं पे ज़्यादा ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब वहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? ज़्यादा है। कहीं पे बोल रहे हैं कि कम निकल रहा है, मतलब वहाँ पे क्या है? कम है। तो आप जब इसको ध्यान से देखो तो दो जगह इसमें भी बहुत ऊपर है। ये देखो, एक यहाँ पे बहुत ऊपर है और एक यहाँ पे है। तो इससे भी क्या पता चल रहा है? रेड और ब्लू रीजन में क्या है? ऊपर है। बाकी जगह पे कहाँ है? नीचे है। दिख रहा है? तो ये किसके एक्शन स्पेक्ट्रम, ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है आपका, यह क्या दिखा रहा है? यहाँ पे सबसे ज्यादा O2 रिलीज है, और फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा O2 रिलीज है। मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट इस दो रीजन में सबसे ज्यादा है, रेड एंड ब्लू रीजन में। यह किसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मिल रहा है? ए एंड बी दोनों। ए से इससे मिल रहा है, ए मिल रहा है कि नहीं? ए का भी मिलाओ तो ए का यहाँ पे क्या था? ऊपर था। फिर यहाँ आके क्या था? यहाँ ऊपर था। यहाँ दिख रहा है? ठीक है। इसका भी यहाँ ऊपर है और फिर यहाँ आके क्या है? ऊपर है। आपको दिख रहा होगा ये किसके स्पेक्ट्रम से मिल रहा है? ए से। तीसरे में वही आपको कंपैरिजन करके दिखाया है, देखो आप। क्लोरोफिल एक जगह दिखा रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एक में क्या दिखा रहा है? एब्जॉर्प्शन। इसका ग्राफ मिलता जुलता लग रहा है। जहाँ पे देखो क्लोरोफिल ए का ऊपर है, वहीं पे ऑक्सीजन का रिलीज भी क्या है? ऊपर है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए का नीचे है, वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज भी क्या है? नीचे है। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ना, वो एक्शन स्पेक्ट्रम से मिलता जुलता है किसका? क्लोरोफिल। इसी से मैं पता चला कि क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और बाकी सारे पिगमेंट को हमने क्या बोल दिया? एक्सेसरी, है ना? और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वह क्या दिखाता है कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है ना? और दूसरा क्या दिखाता है आपको? एक्शन स्पेक्ट्रम, मतलब किस वेवलेंथ ऑफ लाइट में सबसे ज्यादा रेट किसका है? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है?
अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एक्सेसरी पिगमेंट्स, है ना। ये किसको बोलेंगे अपन? ऑल पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल ए आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स, है ना। दीज हैव टू मेजर रोल्स, आपको बता ही दिया, है ना। दे एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड ट्रांसफर द एनर्जी ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, है ना। ये सब अगल बगल वाला पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, है ना। ये सारे अगल बगल वाले क्या करेंगे? ये सेंटर में कौन है आपका? क्लोरोफिल। सेंटर में कौन है? क्लोरोफिल ए, है ना। सेंटर में आपका है क्लोरोफिल ए, अगल बगल में सारे एक्सेसरी पिगमेंट है। यह क्या करेगा? क्लोरोफिल ए तो किसको एब्जॉर्ब करता है? रेड और ब्लू को, है ना। यह क्या करेगा? बाकी सब अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और सारे एनर्जी को किसको पास कर देगा? क्लोरोफिल ए को, ताकि फोटोसिंथेसिस आपका ज़्यादा क्या हो जाए? एफिशिएंट। क्लियर है? तो पहला वही लिखा हुआ है आपका, दे एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, दस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एंटीना मॉलिक्यूल्स। तो अपन क्या बोल सकते हैं? एंटीना मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। अब एंटीना देखा होगा, अब तो नहीं आता, पहले के टाइम में आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा एंटीना लगता था, ठीक है। तो एंटीना क्या करता है? सिग्नल को कैच करता था टेलीविजन के लिए, है ना, टावर वगैरह में। हाँ, तो क्या होता है? सिग्नल को कैच करने के लिए ये भी तो यही कर रहा है ना, सारे सनलाइट के अलग अलग वेवलेंथ को क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है, और सारा एनर्जी किसको पास कर दे रहा है? क्लोरोफिल ए, ठीक है। आगे देखो, दिस एनेबल्स अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। मान लो ये सब नहीं होता तो बस दो ही वेवलेंथ ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है, रेड एंड ब्लू में। इन सब के आने के कारण दूसरे वेवलेंथ ऑफ लाइट में भी थोड़ा बहुत क्या हो रहा है आपका? फोटोसिंथेसिस। तो दो में होता और थोड़ा बहुत ही बाकी सब में भी हो रहा है, इससे ज़्यादा एफिशिएंट हो गया कि नहीं हो गया? है ना। ये बाकी सब मिलके क्या करता है? तो फोटोसिंथेसिस का रेट है उसको ज़्यादा इंक्रीज कर देता है और ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। आप उसमें देख रहे होंगे, आप इधर देखो, आप इसमें भी देख रहे होंगे कि ये ग्राफ जो है एकदम नीचे जमीन में टच नहीं किया हुआ है, ऐसे ऐसे आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का ऐसे ऐसे तो है ना। मतलब थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस हर जगह पे क्या हो रहा है आपका? हो रहा है। आ रही बात समझ? और जो थोड़ा बहुत हर जगह पे हो रहा है, कौन करवा रहा है? एक्सेसरी पिगमेंट, ठीक है। क्लोरोफिल बी अकाउंट्स फॉर अबाउट वन फोर्थ ऑफ टोटल क्लोरोफिल कंटेंट। वन फोर्थ आपका टोटल क्लोरोफिल में कौन होता है? क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। इसको जानने की इतना जरूरत। आगे देखो, कैरोटीनॉइड्स का भी रोल आपने ऑलरेडी देख लिया था कि कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एक्सेसिव हीट एंड प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो आपका क्या होता है? ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? लाइट के लिए क्या होता है? सेंसिटिव होता है। किसके लिए? लाइट के लिए। मतलब वो तुरंत फोटो ऑक्सीडेशन शो कर देगा, तो उसको चारों तरफ से घेर के रखता है क्लोरोफिल्स को, कौन? कैरोटीनॉइड्स। इसीलिए कैरोटीनॉइड को अपन क्या बोलते हैं? शील्ड पिगमेंट्स। क्या बोलते हैं? शील्ड पिगमेंट्स, ठीक है। thus they are also called as filled pigments। ये हमने देख ही लिया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे? द ग्राफिक कर्व शोइंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय सब्सटेंस और पिगमेंट, है ना। हमने देख लिया सब, ठीक है। these ग्राफ्स, जो आपने तीन ग्राफ देखा है ना, these graphs together show that most of the photosynthesis takes place in the blue and red region of the spectrum. Some photosynthesis does take place at other wavelengths of the visible spectrum। यही पढ़ा हमने, है ना। These graphs depict that maximum photosynthesis occurs at the wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll A, that is the red and blue regions। एक ही बात को हम रिपीट करते जा रहे हैं। अब आ गए अपन फोटोसिंथेटिक यूनिट्स, या इसको क्या बोलते हैं? पिगमेंट सिस्टम। बताया था ना, PS1 एंड PS2, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब यहाँ से आपका मेन कॉन्सेप्ट वाली बात है। अभी तक तो हम डिस्कवरी देखा हमने, अर्ली एक्सपेरिमेंट देखा, कौन कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व है वह देखा, है ना। पिगमेंट के बाद हमने देखा क्या? कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है, फोटो सिस्टम यूनिट, और तब आएंगे अपन मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिंथेसिस। दीज आर ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, नाम से पता चला फोटोसिंथेटिक यूनिट्स, मतलब सारे पिगमेंट का ग्रुप हो गए। कौन आपका? फोटोसिंथेटिक यूनिट्स, या इसको बोलते हैं अपन पिगमेंट सिस्टम, या इसी को बोलेंगे अपन फोटो सिस्टम, ठीक है। तो दीज आर ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। सारे पिगमेंट्स ही होगा ना,
तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा और उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, केमिकल फॉर्म। तो फोटोसिंथेटिक यूनिट्स आर कॉल्ड फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। दो टाइप के फोटोसिंथेटिक यूनिट्स होंगे, एक PS1 दूसरा आपका PS2। ठीक है। ईच यूनिट हैज अ रिएक्शन सेंटर, पहले ही बता दिया रिएक्शन सेंटर में हमेशा कौन होगा, क्लोरोफिल ए। तो कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर में। रिएक्शन सेंटर किसको बोलते हैं, क्लोरोफिल ए को। ठीक है। ईच unit has a reaction center of a specific chlorophyll A molecule which absorbs light energy of long wavelength, है ना, red and blue. This center can release electron upon absorption of energy. अब क्लोरोफिल ए क्या है, मॉलिक्यूल्स ही है ना, क्या आपका मॉलिक्यूल्स है, आपने पढ़ा था एम्पिरिकल फॉर्मूला सबका, है ना। तो क्लोरोफिल ए बी जैंथोफिल सब तो क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब आप जानते हो कि जब भी कहीं पे लाइट अगर आएगा, ऐसे समझो, ये देखो, यह मान लो क्लोरोफिल ए है, ठीक है। इसके बगल में कौन होंगे, सारे एक्सेसरी पिगमेंट। ये खुद भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन, आपका क्लोरोफिल ए कर रहा है ना, और बाकी भी इसको एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी देगा। ये भी इसी को देगा, ये भी इसी को देगा, ये सब किसको दे देगा अपना लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके, क्लोरोफिल ए को। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स में बहुत सारा एनर्जी आ गया कि नहीं आ गया, तो एनर्जी एक्साइटेशन होगा कि नहीं, इसमें आपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में, है ना। एनर्जी एक्साइटेशन जैसे ही होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चाहेगा कि यहां से निकल के हायर लेवल में जंप कर जाए, करेगा ना, पढ़ा होगा ना ऑर्बिट आपने। यहां से निकल के इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वही बोल रहा आपका कि इज सेंटर कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इन PS1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एन absorption peak at 700 nanometer, hence is called P700, while in PS2 reaction center has an absorption maxima at 680 nanometer and hence is called P600। अब याद रखना है, यही आपको ध्यान रखना है, PS1 और PS2 दो चीज है, दो टाइप के फोटो सिस्टम है हमारे, है ना। सारे फोटो सिस्टम में चीजें कॉमन है, सेंटर में दोनों में कौन होगा, आपका क्लोरोफिल ए, और अगल बगल में सारे कौन होंगे, एक्सेसरी पिगमेंट्स, है ना। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यह है कि दोनों का जो एब्जॉर्प्शन करने का वेवलेंथ है वो दोनों में अलग अलग है। जो आपका PS1 वाला है, कौन वाला, PS1 वाला, वह क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और जो PS2 वाला क्लोरोफिल ए है वो किसके एब्जॉर्ब करेगा, आपका 680 को। इसीलिए PS2 को अपन क्या बोल देते हैं, P680, और इसको क्या बोल देते हैं, P700। आई बात समझ, दोनों का रिएक्शन सेंटर डिफरेंट हो गया है, ए क्लोरोफिल ए ही दोनों के सेंटर में, लेकिन एक जो क्लोरोफिल ए है वह एब्जॉर्ब करेगा मैक्सिमम कितने वेवलेंथ को, 700, और यह जो एब्जॉर्ब करेगा मैक्सिमम कितने को, 680 को। इसलिए PS2 को अपन P680 बोलेंगे और PS1 को अपन P700 बोलेंगे। क्लियर है। अब 1 2 इसलिए बोला इन द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, फंक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। फंक्शन में हो सकता है कि 2 पहले काम करे, 1 बाद में काम करे, 1 पहले करे 2 बाद में करे, फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पहले वह डिस्कवर हुआ इसलिए उसका नाम क्या दे दिया, PS1, या बाद में डिस्कवरी हुआ तो क्या बोल दिया, PS2। क्लियर है। अब ये लोकेशन आपको बता रहा है कि PS1 और PS2 लोकेटेड कहाँ होता है, क्लोरोफिल में, है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। PS2 इज लोकेटेड ऑन द अप्रेज्ड पार्ट ऑफ ग्राना थाइलाकॉइड, ये तो बात पक्की है, फोटो पिगमेंट सिस्टम है तो थाइलाकॉइड्स में ही होगा, ग्राना या थाइलाकॉइड्स में, है ना। PS2 is located on the appraised part of grana thylakoids. PS1 is located on the non-appraised part of grana thylakoid। अब appraised non appraised क्या होता है, देखो, ये आपका पूरा क्या बन गया, आपका ग्राना थाइलाकॉइड्स, और बीच में क्या आपका थाइलाकॉइड्स है। देखो, तो जो PS2 होता है ना, ये कहाँ होगा, आपका अप्रेज्ड पार्ट पे है, ठीक है। अप्रेज्ड मतलब कहीं ना कहीं बीच में होगा, कहाँ होगा, इनर साइड में होगा, ऐसे समझो। जो PS2 होगा कहाँ होगा आपका, जल्दी बताओ, इनर साइड में, और सॉरी इनर साइड बोल रहे हैं, अप्रेज्ड पार्ट में होगा, अप्रेज्ड मतलब हाँ ठीक है, इनर साइड में। और जो PS1 होगा आपका, वो कैसा होगा, आपका सरफेस पे होगा, आउटर साइड। मतलब ये मान लो कि पूरा का पूरा थाइलाकॉइड ऐसे है, तो PS2 जो होगा कहीं ना कहीं अंदर होगा, और PS1 कहाँ होगा, सरफेस पे, उसके मेम्ब्रेन पे होगा। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, लिपिड बाइलेयर व्हिच इज एडजेसेंट टू द ईच अदर इज कॉल्ड अप्रेस्ड पार्ट। हाँ ठीक है,
एप्रेस्ट पार्ट समझ रहे हो ना आप? ये लिपिड बाइलेयर है आपका, दिख रहा है ना? मेम्ब्रेन होगा ना, थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड कैसा स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेन किसका होगा? लिपिड का। ये लिपिड बाइलेयर है, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? एप्रेस्ट पार्ट, है ना? एप्रेस्ट मतलब इनर पार्ट में होगा, सिंपल सी बात है। ये देखो ना, ऐसे समझो, इसको ऐसे समझाते हैं अपन। ये देखो, लिपिड बाइलेयर हो गया, है ना? दो लेयर होते हैं, लिपिड बाइलेयर हो गया। ये देखो, सरफेस पे प्रेजेंट होगा कौन? PS1। और PS2 कहाँ होगा? दोनों के बीच में, सेंटर में नहीं, दोनों के बीच में, है ना? दो लिपिड बाइलेयर है, उसके बीच के लेयर को क्या बोलते हैं अपन? एप्रेस्ट। और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? नॉन एप्रेस्ट। एप्रेस्ट मतलब धंसा हुआ है ना? वो PS2 अंदर होगा और PS1 कहाँ होगा? सरफेस पे होगा। क्लियर है? चलो आगे देखो आप, आपको दिख रहा होगा, रिएक्शन सेंटर इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। तो आपके रिएक्शन सेंटर सेंटर में होगा पूरा बीचों बीच, है ना? और रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ कौन होगा? बहुत सारे आपके एक्सेसरी पिगमेंट। उसको एक्सेसरी पिगमेंट बोलो, या उसी को क्या बोल सकते हो? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, LHP। क्यों भाई? क्योंकि जो भी लाइट आएगा सबको क्या करेगा? ये हार्वेस्ट करेगा, यूज करेगा, ठीक है? तो रिएक्शन सेंटर इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीना मॉलिक्यूल्स। आप उसको एंटीना मॉलिक्यूल बोल दो, LHP बोल दो, एक्सेसरी पिगमेंट बोल दो, सब एक ही है, ठीक है? रिएक्शन सेंटर इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, these are also called as antenna molecules. They absorb photons of different wavelength and transfer this energy to reaction center. लाइट जो आपका एब्जॉर्ब करता है सारे पिगमेंट्स किस फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। अब जानते हो लाइट का दो नेचर होता है, वेव नेचर भी हो सकता है और पार्टिकल नेचर भी। तो लाइट के पार्टिकल नेचर को क्या बोलते हैं अपन? फोटोन। जानते हो ना? लाइट के पार्टिकल नेचर को क्या बोलते हैं अपन? फोटोन। तो लाइट हमेशा जो ये सारे पिगमेंट्स है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा? फोटोन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? फोटोन। या सनलाइट है, सनलाइट से जो भी आया फोटोन के फॉर्म में कौन एब्जॉर्ब किया? आपका सारा एंटीना मॉलिक्यूल्स या एक्सरी पिगमेंट्स या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। और सारा अपना जो लाइट ए एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी आएगा, वो सारे एनर्जी को किसको दे देगा? रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर मतलब क्लोरोफिल ए। क्लियर है? अब देखो, हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। यह जो आपका पिगमेंट है ना सारे, इसको क्या बोला हमने? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, LHP, है ना? बोला नहीं? अब ये सब जो है ना, ये अकेले नहीं होता है, किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बना के होता है। ये जो पिगमेंट है किसी के साथ क्या होगा? एसोसिएटेड होगा। देखो पहले पिगमेंट है LHP, और LHP को किसी के साथ एसोसिएट कर दो तो क्या बोल देंगे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कब बोलते हैं अपन? जब कोई किसी के साथ अटैच हो जाए, है ना? तो पहले इसको क्या बोल रहे हैं? LHP। लेकिन LHP हमेशा किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है, मतलब किसी के साथ एसोसिएटेड होता है। किसके साथ होता है वह देख लेते हैं, है ना? स्पेसिफिक, हाँ, अकर इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड LHC1 एंड LHC2। मतलब इसी दोनों को, जब फोटो सिस्टम 1 वाले सारे पिगमेंट को क्या बोल देंगे? LHC1। और फोटो सिस्टम 2 वाले को क्या बोल देंगे? LHC2, है ना? अब मैं समझा दूंगा, समझ जाओगे, अभी थोड़ी देर में बोलोगे हाँ सर याद हो गया है। द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस आर बाउंड टू प्रोटीन्स। तो LHP पहले से था, और LHP में क्या आ गया? अटैच हो गया प्रोटीन। अब इसे क्या बोल दिया हमने? LHP। बात समझ में आई? पहले पिगमेंट था, ये सारे पिगमेंट जो होते हैं किसके साथ अटैच होते हैं? प्रोटीन के साथ। इसीलिए उसको LHP ना बोल के क्या बोलेंगे अपन? LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है? दिस हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट। वही है ना? अब एक इस डायग्राम से जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ, इससे आपका पूरा क्लियर हो गया। दो टाइप का फोटो सिस्टम पिगमेंट है हमारे पास, PS1 एंड PS2। PS1 याद रखने का तरीका है 700, ज़्यादा वाला पहले देंगे, कम वाला को बाद में। तो PS1 पहले है ना, इसलिए 700, और PS2 680। क्लियर है? उसके बाद देखो, दो ही चीज़ से बना हुआ है पूरा आपका फोटो सिस्टम। एक रिएक्शन सेंटर है और दूसरा आपका क्या है? LHP, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। लेकिन वो पिगमेंट किस फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, PS1 में दो चीज होगा, एक तो रिएक्शन सेंटर होगा जो क्या कहलाएगा? P700, और दूसरा क्या होगा? LHC1। अब LHC क्यों बोल रहे हैं? इसको कॉम्प्लेक्स है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स दो ही चीज को मिला के तो बना हुआ है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट प्लस प्लस इसके साथ किसको अटैच कर दिया? प्रोटीन को। अभी इसको कॉम्प्लेक्स बोल दिया हमने, है ना? अब देखो, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है ये कौन कौन होंगे भाई? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, xanthophyll, सब मिला के। क्लियर है? ठीक है? अब क्योंकि ये PS1 का पार्ट है,
इसलिए इसको LHC1 बोल दिया। ये PH2 का पार्ट है तो इसको बोल दिया LHC। बात समझ में आई? और ये सबको मिला के अगर इसको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे अपन, है ना, बना के देखे, तो कुछ ऐसा आपको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये देखो, हाँ देखो, ये हो गया आपका सेंटर में क्लोरोफिल, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे वाले से दिखा दे रहे क्लोरोफिल, ये दिखा दिया क्लोरोफिल ई, है ना। दूसरे कलर से अपन दिखा देते, ये सब बीच बीच में कौन है आपका, ये है आपके, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे मान लो कि सन है ना, इससे लाइट आया किस फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में आया। इस लाइट को सब एब्जॉर्ब करके किसको दे देगा, किसको दे देगा, क्लोरोफिल। यहाँ से आएगा सब किसको दे देगा, क्लोरोफिल ए को। जब क्लोरोफिल ए में आया, और क्लोरोफिल ए को अपन क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर, क्या बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि किसका है, PS1 का या PS2 का। 1 का होगा तो बोल देंगे P700, और आपका 2 का होगा तो क्या बोलेंगे, P680, ठीक है। अब देखो, जब इतना सारा एनर्जी इसको मिल गया क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड, और यह इलेक्ट्रॉन इसके लोअर ऑर्बिट को छोड़ के कहाँ होगा, बाहर, बाहर जंप कर जाएगा, ठीक है। अब बाहर जंप किया तो इसको एक्सेप्ट करने वाला कोई ना कोई तो होगा ना। अब यहाँ से निकला तो कोई तो होगा ना पकड़ने वाला, तो इसको एक्सेप्ट करेगा, उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले वही उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से समझा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। यह मान लो PS2 है हमारा, कौन है, ठीक है। यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन, कौन एक्सेप्ट किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों निकला यह तो पता चल गया आपको, क्योंकि इतना सारा एनर्जी मिला, वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, और वहां से निकल के कहाँ पहुंच गया, हायर ऑर्बिट में। वहां उसको कौन एब्जॉर्ब किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको रखेगा नहीं अपने पास, उसको आगे पास करेगा। कहाँ पास करेगा, आगे। तो आगे इसको ले जाने के लिए अब आएगा एक सिस्टम, उस सिस्टम को बोलेंगे अपन ETC या ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाम ही बता रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल रहे हैं ना अपन, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सिस्टम कैसे बनता है, एक मॉलिक्यूल से बनेगा कि बहुत सारे होंगे, बहुत सारे, है ना। तो इसमें देखेंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल होगा बीच बीच में, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कैरी करेगा, है ना। पहले देखेंगे कि पहले इस चेन में आपका स्पेसिफिक होगा, अपने मन से नहीं देंगे, जिसका पोजीशन यहाँ पे हो उस मॉलिक्यूल को अपन को हमेशा वहीं पे लिखना होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ऑर्डर में होता है मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब अपने मन से मॉलिक्यूल को आगे पीछे नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे जिस मॉलिक्यूल का नाम पढ़ाऊंगा वह मॉलिक्यूल हमेशा यहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, यह क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के पहले अपने पास लिया, अपने से किसको दे दिया, अगले को दे दिया, अगले से किसको दे दिया, इसको दे दिया, और यह वाला इसको ला के दे देगा PS, इसको दे देगा PS1 को। बात समझ में आ रही है। ये आपको पढ़ेंगे, दो टाइप के फॉस्फोराइलेशन होता है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, नॉन साइक्लिक। अभी जो एग्जांपल देके समझा रहा हूँ ये नॉन साइक्लिक का है, किसका, नॉन साइक्लिक का। और फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP। लाइट एनर्जी में हमें करना क्या है भाई, ATP और क्या बनाना है, NADH। लाइट एनर्जी का फोटोसिंथेसिस पूरा दो पार्ट में बटा होगा, लाइट एंड डार्क। तो लाइट एनर्जी मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH। उसी में आपका स्टेप है आपका लाइट एनर्जी का, कौन, आपका फॉस्फोराइलेशन। तो आपको कौन सा बता रहा हूँ, नॉन साइक्लिक, है ना। तो ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, PS1 में। तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था कैसा इलेक्ट्रॉन था, हाई एनर्जी, आगे नहीं, हाई एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे इधर आता जाता है ना, ये अपने एनर्जी को लूज करते जाता है। यह कोई भी मॉलिक्यूल इसके एनर्जी को यूज नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन आपका मूवमेंट कर रहा है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मॉलिक्यूल से इसके एनर्जी को यूज नहीं करेगा। इसका एनर्जी अपने आप क्या होगा, लॉस्ट होगा। क्या होगा, लॉस्ट होगा, है ना। और एनर्जी जो बाहर निकल रहा है कुछ किसी काम में यूज करेंगे अपन, तो एनर्जी जब निकलते जाएगा बीच में ट्रांसपोर्ट के दौरान, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा वो लो एनर्जी की हाई एनर्जी, लो एनर्जी। अब ये PS1 है ना, यहाँ पे भी बाकी लोग इसको एनर्जी दे रहा होगा कि नहीं,
तो फिर से इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया, एनर्जी। ये फिर यहाँ से बाहर जम मारा, फिर यहाँ पे वही कहानी, मतलब इस वाले प्रोसेस में एटीपी बनेगा और यहाँ वाला प्रोसेस है यहाँ पे एनएडीएच। आई बात समझ। तो यही हम पढ़ने वाले हैं अगले अब 2 लेक्चर में, आज और कल, ठीक है, क्योंकि यही मेन कहानी है। चलो, ये इतनी बात समझ में आई। फोटो सिस्टम किसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें एक होगा आपका रिएक्शन सेंटर जो सेंटर में होगा, और अगल बगल में जो होंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, जिसको आप एंटीना मॉलिक्यूल्स बोल दो, जिसको एक्सेसरी पिगमेंट बोल दो, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट बोल दो, सब एक ही है। और जब उसी सारे पिगमेंट को आप प्रोटीन के साथ अटैच कर दो तो उसको क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। अब अपन देखते हैं सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन फोटो सिस्टम। 2 टाइप का फोटो सिस्टम है आपका, पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2। इधर जो है आपका ये 2 है, इधर क्या आपका 2, ये 2 है, PS2 है आपका, और ये PS1 है। तो देखो रिएक्शन सेंटर क्या होगा इसका, इसका क्या होगा, आगे देखो, ये जहां बोल दो इंपॉर्टेंट उसको याद कर लेना। PS1 का लोकेशन देखो कहाँ है, आउटर सरफेस ऑफ दी थाइलाकॉइड, बता ही दिया। ये थाइलाकॉइड है मान लो, थाइलाकॉइड के आउटर सर ऊपर की तरफ होगा कौन आपका, PS1। आई बात समझ, है ना। यहाँ पे ध्यान दो, PS2 अकर्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ दी थाइलाकॉइड। यह मान लो ऐसे है आपका, तो ये किधर होगा, अंदर के साइड में। ये देखो ये ऊपर है और ये अंदर है, तो ऊपर में होगा कौन आपका PS1, और अंदर के साइड में कौन होगा PS2। यह लाइन याद रखना जरूरी है, पूछेगा नीट में, पहले बता दिया, ठीक है। या क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आएगा आपको PS1 और PS2 का लोकेशन बताने के लिए, तो गलत हो जाता है, ठीक है। PS1 आउटर सरफेस पे थाइलाकॉइड को, PS1 इनर सरफेस। क्लियर है, हाँ ठीक है, वो समझ गया ना, क्या PS1 कहाँ होगा, आउटर, और PS2 इनर, ठीक है। आगे देखो, फाउंड इन बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमिले। जहां जहां बोलो इंपॉर्टेंट है, ये फिर से क्या हो गया आपका, इंपॉर्टेंट हो गया फिर से, क्यों, क्योंकि अभी देखोगे दोनों प्रोसेस ना, फॉस्फोराइलेशन में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ये सब बातें वहां पे कोरिलेट करना होगा आपको। तो तीसरा भी इंपॉर्टेंट है आपका, यह ग्रेना में भी मिलता है, और कहाँ मिलता है आपका, स्ट्रोमा लैमिले में मिलता है। कहाँ मिलता है, स्ट्रो, याद है ना ग्रेना किसको बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या हो गया ग्रेना, ये भी क्या हो गया ग्रेना, इसको कनेक्ट कर रहा है उसको स्ट्रोमा लैमिले। तो यह ग्रेना में ही मिलेगा, मतलब थाइलाकॉइड में मिलता है, और इसके मेम्ब्रेन में भी मिलता है, किसके, स्ट्रोमा लैमिले। क्लियर है, ये दोनों जगह मिलेगा। जबकि PS2 आपको एक ही जगह पे मिलेगा, कहाँ पे ओनली, ग्रेना लैमिला में। मतलब ये कहाँ मिलेगा, ग्रेना लैमिला मिलेगा आपको, कहाँ नहीं मिलेगा, स्ट्रोमा में नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा, स्ट्रोमा लैमिले में नहीं मिलेगा, इसमें स्ट्रोमा लैमिले, मतलब ये बस थाइलाकॉइड में मिलता है। कहाँ पे, थाइलाकॉइड, इस स्ट्रोमा लैमिले में जो कनेक्ट करता है उसमें नहीं मिलता है, कौन, PS2। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसमें, ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है, याद रखना ही होगा जब अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो तो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट। आगे देखो, अगला फिर से इंपॉर्टेंट, तीसरा भी, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तीनों क्या, चारों आप बोलो, तो पूरा टेबल आप समझ लो कि किस में आप डालोगे, है ना, स्टार मार्क करके, इसको आपको याद रखना ही है। क्या बोला देखो अगला आपको, पार्टिसिपेट्स इन बोथ साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 2 टाइप के फॉस्फोराइलेशन पढ़ने वाले अपन, एक साइक्लिक, दूसरा आपका नॉन साइक्लिक। जो PS1 है दोनों का पार्ट है, साइक्लिक वाले का भी और नॉन साइक्लिक वाले का। नॉन साइक्लिक तो अभी बता ही दिया था मैंने आपको, PS2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, PS1, तो PS1 उसमें था कि नहीं। और नॉन साइक्लिक में भी मिलेगा ये, और साइक्लिक में भी, कौन, PS1। PS2 अभी कौन सा फॉस्फोराइलेशन बताया था आपको, नॉन साइक्लिक, इसमें किस में मिलेगा बस ये, नॉन साइक्लिक में, या साइक्लिक में नहीं मिलेगा। इसका रीजन यह है कि जो नॉन साइक्लिक होता है ना, वह थाइलाकॉइड में होता है, और जो साइक्लिक होता है कहाँ होता है, स्ट्रोमा लैमिले में। कहाँ होता है, स्ट्रोमा लैमिले। तो स्ट्रोमा लैमिले में कौन एब्सेंट है आपका, PS2, इसीलिए साइक्लिक का पार्ट नहीं होगा, कौन आपका, आई बात समझ। लोकेशन आप लिख लो, नॉन साइक्लिक कहाँ होता है आपका, थाइलाकॉइड्स या ग्रैनम। नॉन साइक्लिक कहाँ होता है फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा, थाइलाकॉइड्स में या
ग्रैनम में, और जो साइक्लिक होता है कहाँ होता है, क्रोमालैमिले, इसीलिए वहाँ में pH2 क्या होगा, एब्सेंट। मतलब सीधी बात, नॉन साइक्लिक में आपका दोनों होगा और साइक्लिक में बस एक ही होगा, कौन आपका, PS1। ऐसा समझो ना, PS1 दोनों का पार्ट है, साइक्लिक का भी और नॉन साइक्लिक का भी। तो PS2 है बस किसका पार्ट है, नॉन साइक्लिक का। क्लियर है। अगली बात, नॉट एसोसिएटेड विथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हाँ बता दिया, ये पूरा टेबल ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो है ना, सबके सब क्वेश्चन है इसमें, जो पांचों पॉइंट है ना, पांचों क्वेश्चन है इसमें। क्या लिखा हुआ है, नॉट एसोसिएटेड विथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब पानी टूटेगा तो क्या बनाएगा, H2 प्लस ऑक्सीजन, यही बनाएगा, है ना। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर PS1 के साथ नहीं होता है, हमेशा बहुत बार 10 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ PS1 और PS2, क्या बोलोगे, PS2। अब ये प्रोसेस देखोगे ना तो समझ जाओगे सब, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हमेशा कहाँ होता है, PS2 में। क्यों होता है ये भी बताऊंगा अभी, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हमेशा किसके साथ होगा, PS2। और इसके कारण देखो, अभी जो बताया था ना, समझा ही दो थोड़ा सा, समझ जाओगे अपने आप को। ये नॉन साइक्लिक है ना, इसका देखो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो अब यह जो क्लोरोफिल ए है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया क्या, नहीं हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्लोरोफिल ए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसीलिए इसी PS2 के पास जाके आपका आप स्प्लिट हो जाता है, कौन आपका, H2O, इसे निकल गया H2 प्लस O2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुस जाता है। तो सर ए में नहीं होगा, ए में कभी डेफिशिएंसी होगा नहीं, क्योंकि इसको तो बराबर इलेक्ट्रॉन देते रहता है कौन, PS2। तो स्प्लिटिंग वाटर कहाँ होना चाहिए हमें से, PS2 पे, 1 पे होना चाहिए नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती ही नहीं है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन बराबर मिलते रहता है किससे, PS2 से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसको हो रहा है, PS2 को, किसको हो रहा है, PS2 को। तो हमेशा स्प्लिटिंग वाटर कहाँ होगा, PS, और स्प्लिटिंग वाटर मेनली किसके लिए होता है, इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करने के। क्लियर है। उसमें क्या लिखा हुआ है, एसोसिएटेड विथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन भी देखा आपने ना, H2O2 डालो, H2 प्लस O2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। ये सब बातें जैसे जैसे पढ़ोगे और बेहतर समझ जाओगे जब प्रोसेस पे आएंगे। तो अब आ गया आपका मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, दो फेज में होगा, एक आपका लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन, है ना। सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल and is stored in the form of chemical energy that is ATP and as a reducing power that is NADPH। पहले ही बता दिया आपको कि लाइट रिएक्शन में दो ही चीज बनाना है अपन को, एक तो ATP बनाना है, दूसरा क्या बनाना है, NADPH। लाइट रिएक्शन का मतलब ही है ATP और किसका प्रोडक्शन, NADPH का। अब देखो ATP, तो डार्क रिएक्शन, लाइट के बाद अगला रिएक्शन कौन होगा, डार्क। ATP अगले रिएक्शन में एनर्जी देगा और NADPH अगले रिएक्शन में क्या करवाएगा, रिडक्शन करने में हेल्प करेगा, किसमें, रिडक्शन में। अदरवाइज NADH NADPH जहां भी होता है मतलब क्या है, रिड्यूसिंग पावर है लोग, एक ऐसे एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिडक्शन में हेल्प करवाएगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन में आपको CO2 को रिड्यूस करना है, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज, है ना। मैराथन रिएक्शन, CO2 प्लस H2O, CO2 का क्या हुआ था, रिडक्शन, और H2O का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। तो CO2 को रिडक्शन करवाने के लिए कोई तो रिड्यूसिंग पावर चाहिए ना, तो रिड्यूसिंग पावर कौन है आपका, NADPH। क्लियर है। अब देखो डार्क रिएक्शन में क्या होगा, reducing capacity of NADPH and the energy of ATP are utilized in the conversion of CO2 to carbohydrates। मतलब किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, C6H12O6। पहले ही तो बता दिया कि डार्क रिएक्शन में ATP का यूज होगा फॉर एनर्जी और NADPH का यूज होगा फॉर रिड्यूसिंग CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब C6H12। क्लियर है। चलो देखो, PS2 is located on the appressed part of the granathylakoids, PS1 is located on the non-appressed part of the thylakoid। बता ही दिया नॉन अप्रेस्ड क्या होता है, अप्रेस्ड क्या होता है। इनर सरफेस पे बोलेंगे क्या, इनर सरफेस को बोलेंगे अप्रेस्ड, और जो आउटर सरफेस पे क्या बोलेंगे, नॉन अप्रेस्ड। ठीक है, आगे देखो, लिपिड बाइलेयर ऑफ thylakoid membrane which is adjacent to each lipid bilayer is called appressed part। इनर सरफेस ऑफ thylakoid, सीधा इतना याद नहीं रखने का है आपको, बस याद रखना है इनर सरफेस को क्या बोलते हैं, अप्रेस्ड, आउटर सरफेस को बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड। ठीक है, हटाओ। अब ये जो सारे पॉइंट हमने लिखे हैं इंपॉर्टेंट है, अप्रेस्ड नॉन अप्रेस्ड वाला आप समझ गया।
है ना, उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। वहाँ पे अप्रेस्ड बोलूँ मतलब इनर थाइलाकॉइड, इनर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड्स, और नॉन अप्रेस्ड मतलब आउटर सरफेस। ये बातें लिख लो ना, अभी तो समझ में आएगा, बाद में दिमाग से उड़ जाएगा। जो बातें बोलो ना 2-3 बार, मतलब उसको एनसीईआरटी की बुक पे मार दो ऊपर, है ना। इनर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड्स को क्या बोलेंगे? अप्रेस्ड। और जो आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है। अगली बात, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस मतलब वाटर का टूटना, H2O को ब्रेक होना, है ना। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, या इसी को बोल सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स एट ग्राना, हमेशा कहाँ होगा? ग्राना में। दैट इज ल्यूमन साइड ऑफ ग्राना थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स और OEC, है ना, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। दिस स्टेप इज एसोसिएटेड विद PS2। 3 मिनरल आयंस, तो आपका कौन कौन है? मैग्नीज, कैल्शियम एंड क्लोरीन आर एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वाटर स्प्लिट होता है ना, ये देख लो, ये मान लो एक थाइलाकॉइड है आपका, क्या है? थाइलाकॉइड। वाटर स्प्लिटिंग हमेशा कहाँ होता है? ह्यूमन के साइड में, मतलब इनर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड, क्योंकि PS2 कहाँ लोकेटेड है आपका? इनर सरफेस पे। और अभी बताया PS2 के पास ही कौन होगा आपका? वाटर स्प्लिटिंग, है ना। तो वाटर स्प्लिटिंग हमेशा कहाँ होता है? ये थाइलाकॉइड है, और थाइलाकॉइड के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? ल्यूमन। क्या बोलते हैं इसके थाइलाकॉइड के स्पेस को? ल्यूमन, है ना। ये इस ल्यूमन साइड में ही होगा किसका? आपका H2O, मतलब इनर साइड में ही टूटता है, कौन आपका? H2O। तो सीधी बात, इसमें क्वेश्चन यह पूछता है कि फोटोलाइसिस हमेशा कहाँ होगा? ह्यूमन साइड ऑफ ग्राना, मतलब इनर साइड ऑफ ग्राना या थाइलाकॉइड। और यह हमेशा PS2 जहाँ होता है ना, वहीं पे होता है, ठीक है। और हमेशा आपका फोटोलाइसिस किससे रिलेटेड है? PS2 या PS1? PS2 से। किससे? PS2 से। और इसको करवाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, या क्या बोलते हैं इसको? OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और दूसरा 3 इसमें क्या चाहिए होते हैं? आयंस, तो आपका मैग्नीज और कैल्शियम एंड क्लोरीन। फोटोलाइसिस करवाने के लिए ये 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 2 ही बात हमने पढ़ा कि फोटोलाइसिस PS2 से एसोसिएटेड है। फोटोलाइसिस थाइलाकॉइड के इनर साइड में होता है जहाँ पे PS2 है ना। और तीसरा चीज़ पढ़ा हमने, इसको करवाने के लिए 2 चीज़ ज़रूरत है, वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और दूसरा इसका 3 है। अगला देखो, अब आ गया हमारा प्रोसेस, क्या? फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब इस बात को इसलिए ध्यान से समझना है कि 2 टाइप का फॉस्फोराइलेशन अपन पढ़ेंगे, है ना। पूरे प्लांट फिजियो में 2 ही चैप्टर है समझने लायक, एक फोटोसिंथेसिस, दूसरा आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है, तो आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। फोटो फॉस्फोराइलेशन मीन्स होता है, यहाँ पे अपन फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे, और इसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होगा? लाइट। कौन होगा? लाइट। और तुमने अगर रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी अगर कॉन्सेप्ट हो, तो वहाँ पे भी एक फॉस्फोराइलेशन होता है, उसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से। कहाँ से आएगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना। तो दोनों फॉस्फोराइलेशन में यह बेसिक डिफरेंस है। पहले तो फोटो फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे किस चैप्टर में? फोटोसिंथेसिस में। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन में, पहली बात। दूसरी बात, फोटो फॉस्फोराइलेशन में दोनों प्रोसेस एक ही है। फॉस्फोराइलेशन है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ ATP, ADP में जाके अटैच होगा कौन? फॉस्फोरस, और बन जाएगा ATP। दोनों प्रोसेस यही है आपका। हमें ADP से क्या बनाना है? ATP। ADP में जाके अटैच होगा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और बन जाता है ATP। इन दोनों को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? लेकिन इस पूरे प्रोसेस को कैरी करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रहा है, उसके बेसिस पे नाम चेंज हो गया। अगर एनर्जी लाइट से आ रहा है, सनलाइट से, तो क्या बोल देंगे? फोटो फॉस्फोराइलेशन। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन से आ रहा है तो बोल देंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? तो हमारा टॉपिक अभी क्या है? फोटो फॉस्फोराइलेशन। ATP सिंथेसिस बाय सेल्स, है ना। और कहाँ बनता है ATP? मेनली आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। ATP सिंथेसिस बाय सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट में और कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट में भी, है ना। ATP सिंथेसिस बाय सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज नेम्ड फॉस्फोराइलेशन। सीधी बात, फॉर्मेशन ऑफ ATP इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light. It is of 2 types, है ना, according to Harmon et al. 2 टाइप में इसको बांटा गया, पहले ही बता दिया। एक आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा आपका नॉन साइक्लिक, ठीक है। तो पहले साइक्लिक आप समझते हो
कि जो चीज़ जहाँ से शुरू होगा वहीं पे क्या होगा, खत्म होगा। मान लो पॉइंट ए से कोई प्रोसेस शुरू हुआ, यहीं पे क्या हो जाना है, खत्म। तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक। जो मान लो पॉइंट ए से शुरू हुआ लेकिन खत्म हो रहा है किसी दूसरे पॉइंट पे, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक। ठीक है। तो पहला दिया हुआ साइक्लिक, पहले ही बता दिया आपको कि नॉन साइक्लिक, मैं आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, उसमें PS1 भी होगा और PS2 भी होगा, है ना, बताया था ना अभी। और साइक्लिक में बस कौन होगा, PS1। और ये इसका कारण यह होता है कि साइट, लोकेशन, कि कहाँ पे दोनों प्रोसेस हो रहा है। तो नॉन साइक्लिक है आपका, उसका लोकेशन है थाइलाकॉइड। कौन है, लिख लो, थाइलाकॉइड, या क्या बोलेंगे, ग्रैनम। क्या बोलेंगे, ग्रैनम। आप जानते हो ग्रैनम में PS1 भी प्रेजेंट है और PS2 भी है, तो इसीलिए नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व है। कौन आपका, PS1 एंड PS2, क्योंकि उसका साइट क्या है, थाइलाकॉइड या ग्रैनम। साइक्लिक कहाँ होता है आपका, स्ट्रोमा लैमिले में। कहाँ होता है, कौन आपका, साइक्लिक। साइक्लिक क्योंकि स्ट्रोमा लैमिले में होता है, तो आपको याद रखने का यहाँ पे बस कौन इन्वॉल्व है आपका, ओनली PS1 इज फंक्शनल। यहाँ पे कौन फंक्शनल है, बस आपका PS1। सर ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रोमा लैमिले में PS2 क्या होता है, एब्सेंट। PS2 इज एब्सेंट, यहाँ पे एब्सेंट है। जब एब्सेंट है तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है फंक्शनल। ठीक है ही नहीं वहाँ पे, क्लियर है। चलो, when only PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem one, है ना। photosystem one में ही होगा सर्कुलेट आपका पूरा, क्योंकि एक ही है ही वहाँ पे photosystem one, है ना। and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons। सीधी बात यह है, जो आपका साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, पूरा जो हम फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, उसमें केवल एक ही चीज़ तो है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। क्या है उसमें, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो जब साइक्लिक फ्लो होगा, मतलब PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला और बैक टू PS1, तो क्या बोल देंगे, साइक्लिक। PS1 से PS2 से निकला और PS1 में गया, है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, नॉन साइक्लिक। तो देखो, अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा लैमिले। अभी बता दिया, तो ये कहाँ हो सकता है आपका साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, स्ट्रोमा लैमिले में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं। ये तो लॉजिक वाली बातें हैं, ऐसा भी नहीं कि रट्टा मारने लायक है कुछ, क्या है कि नहीं। चलो देखो, अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा। और जब मैं बोलूँ ना कि अलग से बना लिया करो, जब मैं कुछ पॉइंट बोलूँ, अब लिखने का मतलब क्या था कि आप लिख लो उसको एनसीईआरटी की बुक पे, क्योंकि मैं बता दूं आपको, यही सब चीज़ें आप जब पढ़ोगे खुद से तो कंफ्यूज करेगा आपको। यहाँ पे मैं बोलता हूँ 4-5 बार ना, मतलब क्या है, वो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं। अभी तुमको क्यों, देखो जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें तुम लोग को लगता होगा बायोलॉजी बहुत आसान है ना, ऐसा होता है। सारा बच्चा मेरे को, सर आप पढ़ाते हो उसमें बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में जब खुद से पढ़ोगे इसको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो यही सब बातें कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें PS1 ही क्यों है, PS2 क्यों है। इसका तरीका क्या होता है, अब तो अपलोड भी कर देता हूँ, तो जाके आप रिवाइज तो कभी भी कर सकते हो। पहले तो भी नहीं होता था, है ना, पहले तो आपको जो क्लास में बढ़ा दिया, दूसरी बार डाउट है बाकी पूछना होता था। लेकिन पढ़ने का तरीका है कि जैसे ही चैप्टर होता है ना, घर पे जाके उसी दिन 10 मिनट इस पे टाइम दो। जब आप उसी दिन उस चीज़ को घर पे करते हो ना, तो चीज़ों को एनालाइज करते हो आप, कि सर ने ऐसा बोला था तो ये ऐसे कैसे हुआ, तो आपके दिमाग में वो बैठने लगता है, कॉन्सेप्ट बनता है। अब अभी क्या लगता है, इसमें से 80% बच्चे ऐसे ही होते हैं। हाँ समझ में तो आ गया, मस्त है। आप 1 महीने बाद पढ़ने जाओगे, 2 महीने बाद, पता चला कि 50% 60% बातें दिमाग में है, 60% अब कन्फ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया यहाँ। और जहाँ पे कन्फ्यूजन आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है। यहाँ 2 कॉन्सेप्ट भी बिगड़ा ना आपका, पूरा चैप्टर खराब हो गया। ठीक है, तो देखो, और पॉसिबल लोकेशन, तो सबसे पहली बात यही था, आपका लोकेशन ही सब कुछ बता रहा है। ये स्ट्रोमा लेमिले में PS2 नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बस कौन है आपका, PS1 है। बिकॉज द स्ट्रोमा लेमिले मेम्ब्रेन लैक्स PS2 एज वेल एज, क्या लिखा हुआ है, NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब ये तो नहीं बताया सर आपने, ये इसलिए नहीं बताया, देखो अब ये भी बात आ गई तो बता ही दूं मैं थोड़ा समरी करके। देखो, हम अभी पढ़ रहे हैं क्या, फॉस्फोराइलेशन। क्या पढ़ रहे हैं अपन, फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन में भी अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, फोटोफॉस्फोराइल। अगले चैप्टर में कौन सा पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव। पढ़ेंगे क्या, पढ़ने का तरीका यही है, बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ जाओ, वहाँ पे बस पूरा एनर्जी कहाँ से निकालेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। ठीक है, अब देखो, तो फॉस्फोराइलेशन है, 2 पार्ट में आपका बटा हुआ है कि नहीं। पहला कौन सा है, साइक्लिक, दूसरा आपका
नॉन साइक्लिक। अब देखो साइट देखते हैं, साइक्लिक का साइट कौन सा है? स्ट्रोमा नहीं है। इसका साइट क्या है आपका? हाइलाकॉइड सरफेस है ना, हाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, या क्या बोल सकते हो आप, ग्रैनम। और प्रिसाइजली क्या बोल सकते हैं अपन? ग्रैना है। ग्रैना का जो सरफेस है मेम्ब्रेन है ना। अब देखो स्ट्रोमा लेमिले में, इन स्ट्रोमा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ठीक है चलेगा, इन स्ट्रोमा लैमिला, है ना, PS1 क्या है आपका? प्रेजेंट है। एंड PS2 क्या है आपका? एब्सेंट। क्लियर है? अगली बात, एक और चीज एब्सेंट होता है यहाँ पे, एक एंजाइम है, उसका नाम क्या है? NADP रिडक्टेज एंजाइम इज प्रेजेंट, एब्सेंट सॉरी। एंजाइम इज, यह कौन सा एंजाइम है भाई? जो बनाने में हेल्प करता है क्या आपका? NADH। क्या बनाने में हेल्प करता है? NADPH। बात समझ में आ रही है? कौन सा एंजाइम है जो हेल्प करता है क्या बनाने में? NADPH। तो जो फॉस्फोराइलेशन आप स्टडी कर रहे हो, ये किसका पार्ट है? लाइट रिएक्शन का। किसका पार्ट है? लाइट रिएक्शन। हम लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ना है सबसे पहले हमें? फॉस्फोराइलेशन। अब लाइट रिएक्शन का पार्ट है तो लाइट रिएक्शन में दो ही चीज बनाना है हमें, ATP एंड NADPH। अब यहाँ पे तो एंजाइम है ही नहीं, कौन वाला? NADP रिडक्टेज। तो NADPH बनेगा क्या? बनेगा क्या? इसमें बनेगा? पहले उसकी बात करो। बनेगा क्या? नहीं ना। इससे एक और आपका लॉजिक निकल के आया, इस साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में बस किसका फॉर्मेशन होता है? ATP का। क्या बनता है बस यहाँ पे? ओनली ATP इज प्रोड्यूस्ड या फॉर्म। इस प्रोसेस में बस क्या बनेगा आपका? ATP। क्योंकि यहाँ पे एंजाइम है ही नहीं, कौन वाला आपका? NADPH वाला, तो NADPH यहाँ पे नहीं बनेगा। अब जस्ट इसका इधर आते हैं, यहाँ पे PS1 एंड PS2 दोनों प्रेजेंट है कि नहीं? हाँ दोनों प्रेजेंट है आपका। प्लस इसके सरफेस पे आपका NADP रिडक्टेज भी क्या है? प्रेजेंट है। ऑल्सो प्रेजेंट। अब देखो क्योंकि दोनों प्रेजेंट है भाई, है ना, तो पक्की बात है यहाँ पे ATP भी बनेगा एंड NADPH भी बनेगा। फॉर्मेशन अकर, दोनों बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जहां तक इलेक्ट्रॉन की फ्लो की बात होगी, है ना, साइक्लिक में आपका कैसा होगा? साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उधर कैसा होगा आपका? नॉन साइक्लिक। इधर कैसा होगा आपका? नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ। क्लियर है? लिख लिया इसको सबने? ठीक है। तो ये आपके बेसिक किसके बीच में डिफरेंस है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। क्लियर है? हो गया सबका? लिख लिया सबने? क्या क्या रहा है? तो ये आपके बेसिक डिफरेंस है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में, ठीक है। तो अपन बारी बारी से अब हम यही पढ़ने वाले अगले लेक्चर में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक। पहले आपका थोड़ा सा लेंदी कौन सा है? नॉन साइक्लिक। तो पहले किसको देखेंगे अपन? नॉन साइक्लिक को, फिर किसको देखेंगे? साइक्लिक को, ठीक है। बेसिक तो पूरा समरी आप समझ गए कि साइक्लिक में क्या होगा और नॉन साइक्लिक में क्या होगा, ठीक है। चलो, हाँ, वही लिख रहा देखो, अ पॉसिबल लोकेशन
where cyclic phosphorylation could be happening is in the stroma lamellae, because the stroma lamellae membranes lack TH2 as well as NADP reductase enzyme. Cyclic phosphorylation also occurs when only light of wavelengths beyond 680 nanometer are available for excitation, है ना? पक्की बात है, अभी पढ़ा आपने. PS1 किसको लेता है? 700. PS2 680. साइक्लिक करवाना है तो 680 से ऊपर चाहिए कि नहीं वेवलेंथ? 680 के बाद ही चाहिए ना? 680 के बाद ही आएगा ना 700. तो बियॉन्ड 680 मतलब 680 के बाद ही आपका हो सकता है कौन आपका साइक्लिक, नहीं तो आपका साइक्लिक पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब आगे देखो. ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट पास ऑन टू द NADP प्लस, क्योंकि यहाँ पे NADH नहीं बनेगा. NADP रिडक्टेज यहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे जाने का कोई सवाल ही नहीं होता है ना. ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन टू द NADP plus but is cycled back to the PS1 complex through the electron transport chain or system. The cyclic flow hence results only in the formation of ATP but not NADP. क्लियर है बात, है ना? ये देखो ना, दिख रहा है आपको क्लोरोफिल P700 दिख रहा है, तो कौन सा PS1 है? सनलाइट आया यहाँ से, यहाँ पे आपका फोटो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ. एक कौन है आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. कौन है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. यह प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ गया आपका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तो पहले ही बताया, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो एनर्जी क्या होता है? बाहर निकलता है. उसी एनर्जी का यूज करके हमने क्या बना लिया? ADP से ATP. क्या बना लिया? ADP से ATP बन गया, और फिर जो इलेक्ट्रॉन था कहाँ वापस आ गया? PS1 में आ गया ना. देखो ना, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से बीच में ट्रैवल किया, जब ट्रैवल किया तो बीच में क्या निकला? एनर्जी. वह एनर्जी किस में यूज हो गया? ADP से ATP बनाने में, और फिर इलेक्ट्रॉन बैक टू PS1. तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है, यहाँ पे आपको और अच्छे से दिखा रहा है कौन कौन से बीच में बताया ना आपको. यह आपको दिखा रहा है बीच का क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मॉलिक्यूल्स. देखो यहाँ पे आपका पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन FRS FD, फिर आपका साइटोक्रोम B6, फिर प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम F PC, तब फाइनली किस में आता है आपका? इसमें. ये समझेंगे अभी अपने नोट से अच्छे से. बस ये समझो साइक्लिक में आपका क्या होता है? एक जगह से निकला और वहीं पे वापस. नॉन साइक्लिक जस्ट इसका अपोजिट है ना. टाइम कितना बाकी है? तो चलो यहाँ से करेंगे अपन कब? कल. कहाँ से? नॉन साइक्लिक से. ठीक है, नॉन साइक्लिक पहले यहाँ पे बस हम थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं अपने नोट से आपको पढ़ाऊंगा नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन. तो कल अपन शुरू करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन.